कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। संजना अग्रवाल, काजल अग्रवाल की छोटी बहन। नाम सुनकर डर और हैरानी से डॉक्टर माथुर की आंखें फैल गई। अभी तक जो लड़खड़ाकर बोल रहा था, उसके गले से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, मानो उसकी आवाज़ ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। वो भारी सदमे से संजना को देख रहा था। संजना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये कैसे कैसे हो सकता है? काजल का तो कोई नहीं था, डॉक्टर माथुर बोला। अब तुझे किसी ने बताया नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और काजल मैम का तो यहाँ पूरा का पूरा परिवार भरा पड़ा है, नमन उसे लताड़ते हुए बोला। संजना ने साइड में रखे हुए कटर उठाया और डॉक्टर माथुर के छोटी उंगली में फंसाते हुए बोली, तुम सबका वो चौथा साथी कौन था? कौन चौथा साथी? डॉक्टर माथुर बोला। कौन था वो चौथा? संजना ने इतना ही कहा और एक दर्द भरी चीख उस पूरे बिल्डिंग में घुस गई, क्योंकि संजना ने उसकी छोटी उंगली के नाखून बेरहमी से उखाड़ दिए। दर्शन रावल, वो दर्द से बिलबिलाते हुए बोला। दर्शन रावल? संजना ने नमन की तरफ इशारा किया। नमन ने अपना आईपैड निकाला और दर्शन रावल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने लगा। 2 मिनट के अंदर ही नमन ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। रावल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एमडी है वो, और अथर्व खन्ना का बचपन का दोस्त। चल अब तू बक, और 1 मिनट के लिए भी रुका ना तो तेरी एक एक उंगली तेरे हाथों से अलग करूंगी। संजना ने इतने खतरनाक भाव से कहा कि एक पल के लिए वहां खड़े नमन और निमेश भी सकपका गए। बेशक वो संजना के साथ काम करते थे, पर जब उसके सामने कोई ऐसा क्रिमिनल आता था जिसने किसी लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से रेप किया हो, वो भी उसके साथ दुगना बेरहमी से पेश आती थी। यहाँ तो बात उसकी दीदी माँ की थी, तो फिर आज उसका संजना से दुर्गा बनना तो तय था। डॉक्टर माथुर ने लड़खड़ाते लड़खड़ाते संजना को कुछ बताया। वो जैसे जैसे आगे बता रहा था, वैसे वैसे संजना के चेहरे का भाव और भी ज़्यादा भयानक होते जा रहा था। उसे अब आगे सुना नहीं गया और उसने साइड में रखा हुआ एक नुकीली सुई उठाकर डॉक्टर माथुर के हाथों के आर पार घोंप दिया, और एक बार फिर डॉक्टर माथुर की चीख पूरे बिल्डिंग में गूंजने लगी। उसके हाथ खून से लथपथ थे और संजना की भी। निधि, हाथों से इन्हीं हाथों से तूने मेरी दीदी माँ को छुआ था ना? हाँ, इन्हीं हाथों से। संजना में साइड में रखा हुआ रॉड उठाया, जो पूरी तरह से लाल था, जिसे बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ था। उसे लेकर डॉक्टर माथुर के हाथों पर दाग दिया। बहुत मज़ा आता है ना तुम लोगों को लड़कियों को अपने सामने छटपटाते हुए देखकर? आज तू छटपटाएगा और मैं देखूंगी। उसके बाद संजना उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने लगी। नमन और निमेश भी उसे इस कदर गुस्से में देखकर डर गए थे। कुछ ही देर में डॉक्टर माथुर अधमरा सा कुर्सी पर पड़ा हुआ था। उसका पूरा बदन लहूलुहान हो चुका था। संजना ने बड़ी बेरहमी से उसके पूरे शरीर को गर्म लोहे से दाग दिया था और उसकी उंगलियों के सारे नाखून उखाड़ दिए थे। इस वक्त संजना बिल्कुल मौत की देवी लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। दुनिया में लोगों ने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है, और तूने अपनी हरकतों से सारे डॉक्टरों के नाम पर कालिक पोत दिया। कमीने, तुझ जैसे घटिया इंसानों की वजह से पूरे मर्द की जाति बदनाम है। तुझ जैसे कुछ लोग गलती करते हैं और उंगली सारे मर्दों पर उठती है। क्या कसूर था काजल का? बिल्कुल भी तरस नहीं आई तुझे उस प्रेग्नेंट औरत के साथ दरिंदगी करते हुए? तेरा रूह नहीं कांपा? छी घटिया, तेरी वजह से मेरी बीबी रागिनी की ये हालत है। तेरी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। कमीने, निमेश उसे अपने चमड़े की बेल्ट से लगातार मारते हुए अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल रहा था। नमन से अब देखा नहीं गया। उसने निमेश का हाथ पकड़ लिया। निमेश, स्टॉप प्लीज़। संजना ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मारने दो उसे, वो उसी मौत के लायक है। संजना की कड़क आवाज़ सुनकर नमन ने अपना एक कदम पीछे ले लिया। संजना की पूरी आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी। उसके जबड़े कसे हुए थे। तेरा फ़ोन बज रहा है, नमन ने हकलाते हुए कहा। संजना ने अपने फ़ोन पर एक नज़र डाली तो उस पर तारा नाम शो कर रहा था। उसने अपने हथेली में लगे खून को साफ किया और फ़ोन लेकर बाहर जाने लगी। फिर रुक कर पीछे मुड़ी और नमन निमेश दोनों को देखते हुए बोली, ऐसा लगना चाहिए जैसे बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। फिर डॉक्टर माथुर की तरफ देखकर बोली, तेरी लाश भी तेरे घर वालों को नसीब नहीं होगी। और वो वहाँ से चली गई। नमन और निवेश ने मिलकर बिल्डिंग में कुछ जुगाड़ लगाया और दोनों बाहर आ गए।
डॉक्टर माथुर अभी भी अंदर बंधा हुआ था। वो तीनों गाड़ी में बैठकर जैसे ही थोड़ी दूरी पर निकले, उस बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा बिल्डिंग आग की लपटों में जलने लगा। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी कांप गए। धरती से एक और बोझ कम हो गया, निमेष बोला। नमन चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। संजना उसके बगल में अपनी आंखें बंद करके अपना सर सीट से टिकाकर बैठी थी और निमेष पीछे। दोनों बिल्कुल शांत थे। नमन ने कार एक सुनसान जगह पर ले जाकर रोक दिया और गुस्से में कार से बाहर निकलकर वहां से कुछ दूरी पर एक बड़े से गार्डन था जिसमें लोग बिल्कुल ना के बराबर थे, वहीं पर जाकर गुस्से में खड़ा हो गया। संजना उसके गुस्से की वजह जानती थी। उसने भी एक गहरी सांस लिया और उसके पीछे पीछे जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। नमन, संजना ने अभी इतना ही कहा था, तभी नमन गुस्से में उसकी तरफ पलटते हुए बोला, चल क्या रहा है ये सब, कोई मुझे बताएगा? कल से मेरे दिमाग में सवालों के बवंडर उठ रहे हैं। जब तू पहली बार मुझसे मिली थी तो तूने बताया था तेरा कोई फैमिली नहीं है, तू एक मिडिल क्लास लड़की है। फिर अचानक से उस दिन कमिश्नर सर ने तेरी बेटियों के बारे में पूछा। फिर वो मल्टी मिलीनियर शौर्य अग्रवाल तेरा भाई निकला। और ये डॉक्टर माथुर ने क्या बताया कि काजल, ये सब क्या चल रहा है संजू? सब कुछ मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। और ये निमेष, ये तो हमारी टीम का मेंबर भी नहीं है, फिर भी इसे सब कुछ पता है, पर मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ब्लाइंडली तुझ पर ट्रस्ट करके सिर्फ तेरा साथ दे रहा हूँ। तू किस चीज़ का बदला ले रही है, क्यों उन लोगों को मार रही है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और तुझसे सवाल करता हूँ तो तू बस एक ही जवाब देती है, सही वक्त पर आने पर सब बता दूंगी, सही वक्त आने पर बता दूंगी। अरे यार, कब आएगा वो सही वक्त जब तू मुझे ये सब बताएगी? नमन गुस्से में बौखलाकर बोला। संजना और निमेष चुपचाप उसे देख रहे थे। संजना ने एक गहरी सांस लिया और वहीं पेड़ से टिककर बैठ गई और अपने बारे में सब कुछ बताने लगी। मॉम की डेथ के बाद डैड ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए और अपना बिजनेस वहीं सेटल कर लिया। एक छोटा सा परिवार था हमारा, जिसमें दादी, डैड, सौर्य भाई, काजल दीदी और मैं थी। हम दोनों भाई बहन में सबसे बड़े सौर्य भाई थे और रुस सबसे छोटी मैं। इसलिए सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सबसे ज़्यादा दीदी, बिल्कुल माँ की तरह, इसलिए तो मैं उन्हें दीदी माँ बुलाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक दिन फ्लैशबैक। एक बड़े से आलीशान घर के कमरे में संजना अपनी स्टडी टेबल पर बैठे पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके कानों में नीचे से किसी की तेज आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ते हुए बाहर गई तो देखा उसके डैड और काजल की बहस चल रही थी। नो काजल, मैं तुम्हें इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, तुम वो संभालो। ये कौन सा शौक पाल लिया है तुमने? नहीं, मैं बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। संजना के पापा वरदान अग्रवाल गुस्से में काजल से बोले। काजल बोली, पर डैड, मुझे एक्टिंग करनी है, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है। मुझे ये बिजनेस की समझ नहीं है। मुझे नहीं करना बिजनेस। उसे संभालने के लिए सौर्य भाई है ना। वरदान जी भावुक होकर बोले, काजल, तुम अच्छे से जानती हो मैं अपने बच्चों को खुद से दूर कभी नहीं करता। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम तीनों ही तो मेरे जीने का सहारा हो। अगर तुम में से किसी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? काजल बोली, डैड, मैं इंडिया जाने की ही तो बात कर रही हूँ। वरदान जी बोले, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर तुम्हें एक्टिंग ही क्यों करनी है, वो भी इंडिया जाकर? काजल बोली, प्लीज़ डैड मान जाइए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए इंडिया। वरदान जी बोले, नो, मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। काजल भी जिद करते हुए बोली, मैं जाऊंगी, आप चाहे कुछ भी कहो, मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। उसकी जिद देखकर उसकी दादी, शौर्य और संजना हैरान रह गए। आज से पहले कभी भी काजल अपने डैड के फैसले के अगेंस्ट नहीं गई थी। संजना बोली, दीदी माँ, आप ऐसी जिद क्यों कर रही हैं? डैड सही बोल रहे हैं, आप यहाँ से भी तो अपने करियर की शुरुआत कर सकती हैं। और आप ही ने तो मुझे सिखाया है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी गलत फैसला नहीं लेते। तो फिर आपने ही कहे बातों को नज़रअंदाज आप क्यों कर रही हैं? मान जाइए ना डैड की बात। संजू, तू अभी बहुत छोटी है, इन सब चीज़ों में मत पड़, मैं डैड से बात कर रही हूँ ना। काजल में गुस्से में उसे चुप करा दिया। सॉरी बोला, संजू छोटी है, पर मैं तो तुमसे बड़ा हूँ ना, फिर तो मैं तुमसे बोल ही सकता हूँ, मान लो डैड की बात, मत करो ऐसी जिद। काजल गुस्से और जिद में बोली, सॉरी भाई, आप चुप रहिए, मैं डैड से बात कर रही हूँ और डैड, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इंडिया जाऊँगी तो जाऊँगी, दैट्स फाइनल।
वरदान जी गुस्से में बोले, अगर तुमने अपना एक भी कदम इस घर से बाहर निकाला तो भूल जाना तुम्हारा कोई परिवार भी है। अब तुम सुन लो, तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी फैमिली? उन्होंने गुस्से में कहा और वहाँ से अपने कमरे में चले गए। उनकी बातों को सुनकर काजल सन्न रह गई, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। बेटा, वो तुझे तेरे सपनों से दूर नहीं कर रहा, वो सिर्फ इतना चाहता है तू इंडिया ना जाकर यहीं से कर जो करना है। आखिर एक बाप को अपने बच्चों के लिए फैसला लेने का हक तो होता है ना बेटा, तू समझ उसके दिल का हाल। दादी ने काजल को समझाया और वो भी वहाँ से चली गई। संजना बोली, दी। संजना काजल की तरफ बढ़ी पर उससे पहले ही काजल रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। संजना की आंखों में भी आंसू थे। उसने सौरी की तरफ देखा तो सौरी ने उसे गले से लगा लिया। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। तू तो जानती है ना डैड का गुस्सा, वो जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। सौरी उसके बालों को सहलाते हुए उसे समझाया, नहीं भाई, इस बार मुझे बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। संजना नम आंखों से सौरी को देखते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। सौरी उसे समझा रहा था, तभी उन दोनों के कानों में काजल के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो दोनों की आंखों हैरानी से फैल गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। सामने से काजल अपने हाथों में सूटकेस लिए कमरे से बाहर आ रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था वो घर छोड़कर जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर आंखों में आंसू जरूर थे। उसे देखकर संजना और शौर्य दोनों हैरान रह गए। संजना बोली, दीदी माँ, आप क्या पागल हो गई है? ये क्या कर रही हैं आप घर छोड़कर जा रही हैं? काजल बोली, संजू हट मेरे सामने से, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। शौर्य बोला, काजल आर यू मैड? तू होश में है भी या नहीं? डैड ने गुस्से में कहा, और तू सच में घर छोड़कर जा रही है? काजल बोली, मैंने कह दिया ना मैं इंडिया जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। संजना बोली, नहीं दीदी माँ प्लीज़, आप ऐसी गलती मत कीजिए ना। हम सब डैड से बात करेंगे ना, डैड मान जाएंगे, हम मना लेंगे डैड को, प्लीज़ आप। संजना रोते हुए काजल को रोकने की कोशिश कर रही थी। शौर्य भी उसे समझा रहा था, पर काजल किसी का भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी उन तीनों के कानों में किसी की कड़क आवाज़ गूंजी, जाने दो उसे, और जाते जाते तुम एक बात याद रखना, आज से तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फैमिली मर गई। ना ही तुमसे मेरा कोई रिश्ता है और ना ही मुझसे तुम्हारा, वरदान जी ने ऊपर से चिल्लाकर कहा और अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फ्लैशबैक एंड संजना कहीं खोए हुए अपनी बातों को बता रही थी। निमेश और नमन चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे थे। उसके चुप होते ही नमन बोला, तो क्या काजल मैम ने घर छोड़ दिया? क्या फिर कभी वो अपने घर नहीं गई? हाँ, दीदी माँ ने घर छोड़ दिया, फिर वो कभी वापस घर नहीं आई। वो और डैड दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, जिद्दी। दीदी यहाँ आकर सेटल हो गई और धीरे धीरे अपनी एक्टिंग करियर में आगे बढ़ने लगी और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने लगी। वो हमेशा घर पर कॉल किया करती थी। मैं, सौर्य भाई, दादी, हम तीनों उनसे नाराज़ थे, पर बहुत जल्दी हमारी नाराज़गी दूर हो गई और हम उनसे बातें करने लगे। पर डैड ने कभी उनसे बात नहीं किया। फिर एक बार दीदी का कॉल आया और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। हम सबको बहुत बड़ा झटका लगा, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी दीदी माँ ऐसा भी कदम उठा सकती हैं। फ्लैशबैक। हाल में संजना, शौर्य, वरदान जी और संजना की दादी तीनों सदमे में खड़े थे और टेबल पर रखा फ़ोन स्पीकर पर था। फ़ोन की दूसरी तरफ से काजल की आवाज़ आई, हाँ मैंने शादी कर लिया, मैं पहले ही आप सबको बताना चाहती थी, पर डैड। उसकी बातों को बीच में काटते हुए सौर गुस्से से काजल से बोला, काजल तुझे समझ भी आ रहा है तूने क्या किया है? तू ऐसा कैसे कर सकती है? पहले डैड से झगड़ा करके इंडिया चली गई और अब बता रही है कि तूने शादी कर लिया है। आर यू मैड काजल? तुझे समझ में आ रहा है तेरे इस कदम से डैड कितना हर्ट हुए होंगे? और डैड का ना सही, कम से कम हम सब के बारे में ही सोच लेती। हम सब क्या तुम्हारे दुश्मन हैं? संजना बोली, हाँ दीदी माँ, आपने सही नहीं किया। आपके लाइफ में बेशक आप अपने फैसले ले सकती हैं, बट हम आपके फैमिली मेम्बर हैं, हमें अपने फैसलों में इल्माल ना सही उसके बारे में इन्फॉर्म तो कर ही सकती थी ना दीदी। क्या इतना पराया कर दिया आपने हम सबको? काजल दूसरी तरफ से रोते हुए बोली, सॉरी पर संजू तू तो समझना, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उनसे शादी कर लिया, प्लीज़ आप सब समझिए ना। वरदान जी ने फ़ोन उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया और फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए।
सब उनके गुस्से को देखकर डर गए। प्रधान जी ने गुस्से में सबको देखते हुए कहा, आइंदा किसी ने भी उसे कॉल किया या उससे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी ने भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और वहां से गुस्से से अपने कमरे में चले गए। बेशक वो गुस्सा थे, पर उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। हाँ, नाराज़गी थी दोनों के दरमियाँ, पर काजल उनकी हर एक उम्मीद को ऐसे अपने पैरों तले रोतते चली जाएगी, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। फ्लैशबैक एंड निमेश संजना के चेहरे को देखते हुए बोला, फिर क्या हुआ? संजना ने एक बार निमेश और नमन को देखा जो एकटक उसके चेहरे को देख रहे थे। उसने अपने आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और एक गहरी सांस लेकर बोली, फिर क्या? वही जो डैड ने कहा था, किसी ने दीदी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इस बीच दीदी ने कई बार कॉल किया, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर डैड और ज़्यादा हर्ट ना हो जाए इसलिए हम में से किसी ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। हमें उनके हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो कौन था, क्या करता था, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ दीदी माँ के मुँह से सुना था उसका नाम अथर्व खन्ना। फिर अचानक एक दिन रागिनी दीदी का कॉल आया। हम रागिनी दीदी को जानते थे क्योंकि जब दीदी माँ से बात होती थी तो उन्होंने बताया था इंडिया में उनकी सबसे अच्छी दोस्त वही थी। जब रागिनी दीदी का कॉल आया तो भाई ने रिसीव करने से मना कर दिया, पर बार बार उनके कॉल को आते देख हम सबको थोड़ा डर सा लगा और मैंने भाई के लाख मना करने के बाद भी कॉल रिसीव कर लिया। और उन्होंने जो बताया उसे सुनने के बाद हम सबकी ज़िंदगी ही बदल गई। फिर वो सोचने लगी, हेलो रागिनी दीदी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? लगातार आपके इतने सारे कॉल, दीदी माँ तो ठीक है ना? संजना ने रागिनी की कॉल रिसीव करते ही सवाल किया। दूसरी तरफ से रागिनी की घबराई हुई सी आवाज़ आई, काका काजल, काजल ठीक नहीं है। उससे उसके पति ने उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अटक रही थी। वो ठीक से अपनी बात भी नहीं बोल पा रही थी। शौर्य बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने संजना के हाथ से फ़ोन लिया और थोड़ा सख्ती से बोला, रागिनी स्पीक, क्या हुआ है? काका काजल को मॉलेस्ट किया गया है बहुत बुरी तरीके से। वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ प्लीज़ तुम सब इंडिया आ जाओ, मुझे नहीं लगता वो बच पाएगी। रागिनी ने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। उसकी बात सुनकर शौर्य और संजना सन्न रह गए। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे, क्या करे। तभी उन दोनों के पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। वो दोनों पीछे मुड़े तो हैरान रह गए। उसकी दादी और डैड ठीक उसके पीछे खड़े थे और उन दोनों ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। डैड, वो शौर्य कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, पर उससे पहले ही तीनों के कानों में उनके दादी की चीख सुनाई दी, मेरी बच्ची। उसकी दादी अपने सीने पर हाथ रखकर वहीं बेहोश हो गई। दादी माँ, संजना, वरदान जी और शौर्य तीनों उनकी तरफ बढ़े और उन्हें जल्दबाजी में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें तीसरी बार हार्ट अटैक आया था। उन सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं उनकी दादी को कुछ ना हो जाए। कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर बाहर आए और वो तीनों डॉक्टर के पास पहुँचे और डॉक्टर ने निराशा में अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, शी इज़ नो मोर, हम उन्हें नहीं बचा पाए। फ्लैशबैक एंड संजना उन्हें बताते हुए बोली, दीदी के बारे में उन्होंने जो भी सुना उसे सुनकर दादी को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई। हम लोगों को तो उनकी मौत का मातम मनाने का भी समय नहीं मिला। हम तीनों फ़ौरन इंडिया आए और सीधे लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ दीदी माँ एडमिट थी। लेकिन इंडिया में तो कुछ और ही चल रहा था। हर जगह बस एक ही न्यूज़ फैली हुई थी, फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने की सुसाइड। फिल्म पाने के लिए उन्होंने कई डायरेक्टर्स और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ नाजायज़ संबंध बनाए थे। वो एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की थी। अपनी नाजायज़ संबंधों का खुलासा होने के डर से उन्होंने किया सुसाइड। हर जगह हर न्यूज़ चैनल पर अलग अलग खबरें बताई जा रही थी। हम इन सब बातों को नज़रअंदाज करके हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ हम रागिनी दीदी से मिले। वो हमें दीदी के वार्ड में ले गई जहाँ दीदी माँ थी। वहाँ जाते ही मानो हम सबको गहरा सदमा सा लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हमारे शरीर से हमारे सारे खूनों को निचोड़ लिया हो। बस आंखें बह जा रही थी, होठों पर एक भी शब्द नहीं आ पा रहे थे। दीदी माँ की शरीर हॉस्पिटल के बेड पर बेजान से लेटी हुई थी।
उनके शरीर पर जगह जगह खरोच और जख्म के निशान थे जो चीख चीख कर बता रहे थे उनके साथ हुई दरिंदगी को। डैड से तो देखा ही नहीं गया और वो जल्दी से वार्ड के बाहर आ गए। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और दीदी माँ के हाथों पर हाथ रखा। उसी वक्त दीदी माँ ने हल्की सी आंखें खोली और हकलाते हुए धीमी आवाज़ में बोली, ब मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने रागिनी दीदी की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे बताया दीदी 4 मंथ प्रेग्नेंट थी जब उनके साथ वो सब हुआ। सौर्य भाई आंखों में आंसू लिए उनके पास गए और उनके सर पर हाथ फेरा। दीदी माँ फपक कर रो पड़ी। हम लोग कुछ समझ पाते या बोलते उससे पहले ही उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। रागिनी दीदी ने हमें बाहर भेज दिया और उनका चेकअप किया और बाहर आकर उन्होंने बताया कि वो कोमा में जा चुकी हैं। 3 महीने तक वो कोमा में रहीं और एक दिन अचानक उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। रागिनी दीदी ने बताया अब उन्हें बचाना नामुमकिन है, पर हाँ उनके बेबी को बचाया जा सकता है। इसलिए ऑपरेट करके उनके दोनों बेबी को सेफली डिलीवर किया गया और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ही दीदी माँ की डेथ हो गई। डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, दोनों बेटियां थीं, नैन और तारा, जो मुझे मम्मा बुलाती हैं। ये बोलते हुए संजना के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उन्हें कुछ भी नहीं पता दीदी माँ के बारे में। उन्हें लगता है मैं ही उनकी माँ हूँ और मैं भी नहीं चाहती कभी भी उन्हें उसकी मम्मा के बारे में पता चले। अगर वो लोग दीदी माँ के बारे में जानेंगी तो अपने पापा के बारे में भी जानना चाहेंगी और मैं कभी नहीं चाहती कि उस दरिंदे का साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। डीआईजी सर उस दिन नैन और तारा की बातें कर रहे थे। नमन को याद आया जब पिछली बार वो डीआईजी सर से मिला था तब उन्होंने संजना से उनकी बेटियों के बारे में पूछा था। हाँ, संजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? और तुम्हारे पास तो सिर्फ नैन रहती है, तारा कहाँ है? नमन ने एक और सवाल किया। मेरे डैड, संजना गहरी सांस छोड़ते हुए बोली। डैड पिछले 6 साल से कोमा में है। जब से दीदी माँ का डेथ हुआ उसके बाद से वो खुद को उनके मौत का जिम्मेदार मानने लगे और दीदी माँ की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आया। सर्जरी के दौरान वो कोमा में चले गए और अब तक वो कोमा में ही है और तारा भाई के पास रहती है। निमेश काफ़ी देर से चुप था। अब उसके मन में सवाल हिलोरे मारने लगा। उसने भी मौका देखकर अपना सवाल कर लिया। ये सब तो समझ आता है, मैं सब कुछ पहले से जानता था, पर मुझे ये समझ नहीं आता तुम्हें अथर्व और उसके साथियों के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि रागिनी के सब कुछ बताने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो चुका था। और तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बनी? आई मीन ये मिशन यम जो तुम और नमन मिलकर हर रोज़ रात को घर से बाहर जाकर एग्जीक्यूट करती है। उसका सवाल सुनकर संजना ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुझे किसने कहा मैं पुलिस ऑफिसर हूँ? उसके जवाब को सुनकर नमन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोल रहा था तभी संजना का फ़ोन रिंग हुआ। संजना ने नंबर देखा तो विवान की कॉल आ रही थी। उसने कॉल रिसीव किया और उन दोनों से थोड़ी दूरी पर जाकर बातें करने लगी। बोलो, संजना ने कॉल रिसीव करके कहा। आई वांट टॉक टू यू नाउ, दूसरी तरफ से विवान ने कहा। कहाँ हो तुम? संजना बोली। घर पर हूँ, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, शाम होने वाली है और तुम्हारा अभी तक अता पता नहीं है। कहाँ हो तुम? कब तक तो ऑफिस से आ जाती थी? विवान ने सवाल किया। आधे घंटे में आ जाऊंगी, संजना जवाब देकर जैसे कॉल कट करना चाहा। विवान ने कहा, 5 मिनट में घर पहुँचो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कितनी बार कहा है मुझ पर ऐसे हुक्म मत चलाया करो। नहीं आ रही मैं 5 मिनट में, संजना ने तुनक कर जवाब दिया। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, अगर उससे 1 सेकंड भी लेट हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, विवान ने गुस्से में कहा और कॉल कट कर दिया। यार ये लड़का है क्या चीज़, जब देखो तब मुझ पर आर्डर झाड़ता रहता है। मैं इसकी कोई गुलाम हूँ जो इसकी हर बात मानूं? भाड़ में जाओ, मैं नहीं आ रही, मैं भी तो देखूं क्या करता है। संजना खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। तभी पीछे से नमन ने कहा, क्या हुआ? संजना बोली, कुछ नहीं, मुझे मेरे घर जाना होगा, बच्चे घर पर आ चुके हैं, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। और निमेश, तुम्हारे सवालों की लिस्ट छोटी है पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी मिलकर बताती हूँ, बाय। संजना बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ विवान बच्चों के लिए पास्ता बना रहा था किचन में और सारे बच्चे हाल में भागम-भा मचा रखा था। अरे वही पकड़ा पकड़ी और क्या। थोड़ी देर में गरम गरम पास्ता लेकर विवान हाल में आ गया।
चलो बच्चों, आज सबका गरम गरम पास्ता तैयार है। विवान ने सब बच्चों को आवाज़ दी। सारे बच्चे दौड़ते हुए आकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए और अपना अपना पास्ता एंजॉय करने लगे। भैया, आप नहीं खाओगे? नैन विवान को देखते हुए बोली। मैं बाद में खा लूँगा, तुम सब एंजॉय करो। विवान ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और अपना फ़ोन निकाल कर किसी से बात करते हुए हाल में आ गया। थोड़ी देर में नैन अपना पास्ता खत्म कर में हाल में लगे सोफे पर आकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। विवान जो थोड़ी दूरी पर फ़ोन से बात कर रहा था, उसने नैन को देखा और फिर कॉल कट करके आकर उसके बगल में बैठ गया। नैन, आपसे एक बात पूछूं? विवान उसे अपनी गोद में बैठाकर बोला। हाँ पूछो, नैन मासूमियत से उसकी आंखों में देखते हुए बोली। आपके पापा क्या करते हैं? विवान गौर से नैन के चेहरे को देखते हुए बोला और नैन बिना कुछ सोचे समझे बोलने लगी। मेरे पास तो पापा है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मम्मा, मामू, नानू और तारा है। फिर कुछ सोचकर उसने जल्दी से अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया और बोली, उफ, मैंने क्या बोल दिया? मम्मा ने मना किया था। अरे बच्चा, आप डरो मत, संजना ने मुझे बताया था, विवान उसे बहलाते हुए बोला। मतलब दीदी ने, मम्मा ने आपको सब कुछ बता दिया? नैन कंफ्यूज होकर बोली। हाँ, आपकी मम्मा मुझसे कुछ नहीं छुपाती। आप कार्टून देख रही थी ना? देखो, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, विवान उसे बहलाते हुए बोला और अपने फ़ोन पर कुछ करने लगा। संजना जब घर आई तो सारे बच्चे हॉल में खेल रहे थे, पर विवान वहाँ पर नहीं था। उसे देखते ही सारे बच्चे दौड़ते हुए आकर उसके गले लग गए। उसने भी सारे बच्चों को गले लगाया और वो उन सबको खेलने के लिए बोलकर अपने रूम में आ गई, जहाँ विवान अपना सामान पैक कर रहा था। तुम तो अभी 3 दिन और रुकने वाले थे ना, तो फिर आज अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो? संजना रूम में अंदर आते हुए बोली। बिजनेस के सिलसिले में मुझे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है, उसके बाद जब आऊँगा तो अपने घर पर ही चला जाऊँगा। बेवजह यहाँ रुक कर तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊँ? विवान अभी भी अपना सामान पैक कर रहा था, उसने संजना की तरफ देखा भी नहीं। संजना को उसका बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। लाओ, मैं हेल्प कर देती हूँ, संजना उससे बैग लेते हुए बोली। आज से पहले तो कभी मेरी हेल्प नहीं की और जब मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें हेल्प करनी है, और करो भी क्यों ना, तुम तो चाहती हो मैं चला जाऊँ? विवान थोड़ा गुस्से में बोला। क्या हुआ है, तुम ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? संजना बोली। तो और कैसे बातें करूं? भगवान ने मुझे 2-2 हाथ दिए हैं, मैं अपना सामान खुद पैक कर लूँगा, विवान बोला। कब निकलना है? संजना बोली। आधे घंटे में, विवान ने जवाब दिया और अपना बैग पैक करके साइड में रख दिया। नाराज हो मुझसे? संजना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। विवान ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींच लिया। हाँ, बहुत ज़्यादा, पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? विवान बोला। संजना उसे अजीब नज़रों से घूरने लगी। सच में तुम नाराज़ हो या सिर्फ नौटंकी कर रहे हो मेरा अटेंशन पाने के लिए? विवान ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। अटेंशन नहीं, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरी जान। संजना उसे घूरने लगी। सच में एक नंबर के बेशर्म इंसान हो तुम। मैं यहाँ सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूँ कि क्यों तुम मुझसे नाराज़ हो, पर तुम्हें तो मज़े लेने हैं मेरे। वो उसका हाथ अपने कमर से हटाकर वहाँ से जाने लगी, पर विवान ने वापस से उसे पीछे से बाहों में भर लिया। सच में मैं आधे घंटे में जा रहा हूँ, विवान ने पीछे से उसके गर्दन पर किस करते हुए धीरे से उसके कान में कहा। उसके होठों को छुअन और उसकी गर्म सांसें जैसे ही संजना को अपने गर्दन पर महसूस हुई, उसकी बॉडी में कुछ बुम्स आ गए। संजना को एकाएक शौर्य से किया हुआ वादा याद आ गया, जब उसने कहा था 1 हफ्ते बाद वो कभी विवान से बात नहीं करेगी और ना ही उससे मिलेगी। विवान, प्लीज छोड़ो, संजना कसमसाते हुए उसे बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, पर विवान ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। एक शर्त पर छोड़ दूंगा, अगर तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हुई तो बोलो, मानोगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।